स्वागत है आपका झारखंड डिजी स्कूल में JCRT के द्वारा। और मैं नीरज मोहन झा और मेरे चैनल का नाम नोवस बायोलॉजी। जैसा पहले आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया क्या, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसमें बहुत सारे आपको उपयोगी वीडियोज दिखेंगे। जैसे आपने पिछले कक्षा में क्लास 8 में भी जो अध्ययन किया है उसका भी सारा वीडियो इसमें है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए खैर, ये तो बातें होते रहेंगी। पिछले क्लास को जैसे क्लास 9 के इस वीडियो में आप लोग आज देखेंगे, पाठ में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने उत्तक यानी टिश्यू के बारे में अध्ययन किया है। पहला लेसन क्या था? कोशिका के बारे में था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को कहा जाता है। तो चलिए आप और हम मिलकर शुरू करते हैं इस सेकंड लेसन, यानी कि इसे लेसन नंबर ये 5 नहीं, यहाँ इसे सुधार की आवश्यकता है, ये 5 नहीं, ये जबकि ये लेसन नंबर जो आपके किताब में है वो 6 है। लेसन नंबर 5 हमारा सेल हुआ करता था, तो लेसन नंबर 6 ये क्लास 9 का विज्ञान के विषय का है, उत्तक के बारे में से। आप हमेशा जानें कि किसी भी कोशिका या उत्तक के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो सबसे छोटे भाग में हम लोग क्या चीज़ रहता है? कोशिका कहते हैं। कोशिका अगर एक समूह में आ गया तो उत्तक यानी टिश्यू कहलाया। टिश्यू यानी अगर बहुत सारे उत्तक मिलकर एक विशिष्ट कार्य को कर रहे हैं तो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक पूरे ऑर्गन सिस्टम को करते हैं तैयार, और पूरा एक ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करता है। यानी कोशिका, कोशिका के समूह उत्तक, उत्तक के समूह अंग, अंग के समूह अंग तंत्र, और उसके बाद एक विशिष्ट जीव। इस तरीके से ये सीढ़ी दर सीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे ऊपर विशिष्टता के तहत चलता रहता है। तो चलिए इसी के तहत शुरू करते हैं। आज पिछले हम लोगों ने कोशिका का अध्ययन तो कर लिया, आज पढ़ते हैं उत्तक के बारे में। आप देखे होंगे कि एक कोशिकीय जीवों में सभी कार्य एक ही कोशिका करता रहता है। कोई भी एक कोशिकीय जीव, यानी जैसे हम लोगों ने उदाहरण में देखा था अमीबा के बारे में कि अमीबा का सारा कार्य, उनके भोजन से लेके अंतर्ग्रहण से लेके अपशिष्ट को बाहर निकालना, ये सारा वो कोशिका, एक ही कोशिका का जीव, जलीय जीव अमीबा है, वो पूरा करता है। लेकिन जहाँ तक बहुकोशिकीय जीवों की बात आ जाती है तो बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे लाखों कोशिकाएं होती हैं, और सभी कोशिका अपना अपना विभिन्न कार्य, अलग अलग कार्य करने में दक्ष होती हैं। देखते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं, और इनमें से अधिकतर कोशिका कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में ही सक्षम होती है। इसमें से अधिकतर कोशिका क्या होती है? कुछ विशिष्ट कार्य करने में ही सक्षम होती है, और अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इनमें जो समूह होता है एक विशिष्ट कार्य के लिए ही रह जाता है, और सभी कोशिका मिलकर एक विशिष्ट कार्य को करते रहते हैं। कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होते हैं सदैव एक समूह में होते हैं, और कोशिका का यह समूह उत्तक कहलाता है, यानी टिश्यू कहलाता है। यानी कोशिका का समूह जो किसी एक विशिष्ट कार्य करने को ही दक्ष अगर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? टिश्यू। यानी अगर आँख की कोशिका है तो आँख की सारी कोशिका देखने में का कार्य कर लेती हैं। अगर हमारे भोजन के नली का है तो उनका सारा कोशिका उसी प्रकार के, हमारे हड्डी का कोशिका अगर है, अगर उनका अगर अस्थि जिसे कहा जाता है, अगर उसका बात करें तो उनकी कोशिकाएं सारी भी एक विशिष्ट कार्य को करती हैं और वो उत्तक कहलाती हैं। यहाँ हम लोग सीधे जो कोशिका के बारे में पढ़ चुके हैं। उत्तक हमेशा हम लोग इस अध्याय में 2 भागों में बांट के दिया गया है, पादप उत्तक के बारे में भी और जंतु उत्तक के बारे में भी। तो लेकिन पहले हम लोग पादप उत्तक यानी पौधों के उत्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आते हैं पौधों के उत्तक के बारे में। तो पादप के उत्तकों का विभाजन क्षमता के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले क्या है? उनके कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता या विभाजन की क्षमता है नहीं है, इसके आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। कितने बार में या कितने प्रकार किया गया है? ये 2 प्रकार में किया गया है। क्या क्या उनका नाम है? विभज्योतक उत्तक और अस्थायी उत्तक। ध्यान देंगे, मैंने फिर से इंग्लिश में लिख कर रखा है, ये आप अपने नोट पर बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलें ताकि वो आपको काफ़ी सहायता होगा आपको अपने उत्तर तैयार करने में। तो विभज्योतक उत्तक को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और दूसरा है अस्थायी उत्तक, इनको क्या कहा जाता है?
परमानेंट टिश्यू, जैसा कि नाम से ही चल रहा है, आपको पता चल रहा होगा। और हाँ, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते जाएंगे, कोई भी बीच में स्किप ना करें, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप नहीं तो स्किप कर जाएंगे। हाँ, 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन देखें पूरा इसको एक बार, ठीक है। तो चलें, तो विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू, जैसा कि नाम, विभज्योतक यानी विभाजन की क्षमता। वैसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता रहती है उन्हें विभज्योतक कहते हैं, और वैसे ऊतक जिनके कोशिकाओं की विभाजन करने की क्षमता, विभाजन होने की क्षमता समाप्त हो चुकी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट, यानी वो फिक्स हो गए, परमानेंट हो गए, अब उनका विभाजन वाला कार्य नहीं है, वो किसी और कार्य में पादप को सहायता करेंगे। विभज्योतक ऊतक, विभज्योतक ऊतक, जैसा कि पहले मैंने कहा कि विभज्योतक ऊतक वैसे ऊतक जिनके कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता अभी भी मौजूद है, उनके कोशिका विभाजित होते रहते हैं। तो क्या क्या उनमें होंगे? ऐसे ऊतक जिनमें कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता मौजूद हो, विभज्योतक ऊतक के ये गुण बताए जा रहे हैं। कोशिका जीवित होती है, बिल्कुल सही बात है, विभाजन की क्षमता यानी ये तो जीवित चीज़ों की लक्षण है, तो कोशिका जीवित होगी ही होगी। तीसरा पॉइंट आता है कि विभज्योतक के उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी विभज्योतक ऊतक कहाँ कहाँ होते हैं। जैसे पादप में आप देखेंगे कि उनमें जो विभाजन की क्षमता है, वो विभज्योतक ऊतक जो है वो सब जगह नहीं पाए जाते हैं, उनका स्थान नियतित है, बिल्कुल फिक्स है कि वो यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि उन्हीं जगह पे कोशिका का विभाजन होता है, बाकी जगह कोशिका का विभाजन नहीं होता रहता है। तो इन्हीं पे कहा कि उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था? शीर्षस्थ, ठीक है, दूसरा था पार्श्व, और तीसरा अंतर्विष्ट। अगर इसे इंग्लिश में देखें तो शीर्षस्थ यानी एपिकल, पार्श्व लैटरल एंड इंटरकैलरी, आप इनके नाम से ही जान सकते हैं। एपिकल यानी बिल्कुल ऊपर वाले क्षेत्र में, यानी जो आप शूट यानी ऊपर वाला बिल्कुल देखते हैं वो पोर्शन, और जड़ के निचले पोर्शन, जो दोनों भाग हमेशा बढ़ता रहता है, वैसे जगह पे हमारा कौन सा रहता है? शीर्षस्थ यानी एपिकल मेरिस्टम रहता है वहाँ पे। दूसरे नंबर पर आता है पार्श्व यानी लैटरल, यानी तना के चौड़ाई को बढ़ाते समय बढ़ाया जाता है, वहाँ पे हमारा कौन होता है? लैटरल मेरिस्टेम। आप देख सकते हैं तस्वीर में, इन दोनों स्थानों पर वो रहता है। और तीसरा हमारा क्या है? इंटरकैलरी, यानी जहाँ पे भी नोड्स, इंटरनोड्स का पोर्शन आता है वहाँ भी उसे बड़ा किया जाता है। तो इन 3 जगह पे उनके उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक ऊतक के बारे में है। इसके बाद विभज्योतक ऊतक के कोशिकाओं का कुछ विशिष्ट लक्षण है, उन्हें भी देख लेते हैं। कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है, किसकी? हमारे विभज्योतक ऊतक की। पतली कोशिका भित्ति, स्पष्ट केंद्रक एवं रसधानी नहीं होते हैं। कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है, इसका मतलब चूँकि ये कोशिकाएं विभज्योतक ऊतक के हमेशा विभाजन करते रहती है, तो विभाजन करने के कारण इनकी जो क्रियाशीलता है अत्यधिक होती है। दूसरे नंबर पे पतली कोशिका भित्ति होती है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा अस्थायी होने का कार्य नहीं करना होता है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काफ़ी पतली होती है। तीसरा, स्पष्ट केंद्रक होते हैं। केंद्रक का कार्य इसमें, जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, उनका कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए स्पष्ट होते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था वो है कि रसधानी नहीं होते हैं। आपको पता होगा, आपने पिछले अध्याय में देखा था कि रसधानी का कार्य हमेशा स्टोर करना, संचित करना भोजन को, इसके लिए कार्य था। और पादप कोशिकाओं में रसधानी बहुत बड़े साइज का हो जाता है और सेल सैप से भरा हुआ रहता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे इनके विभज्योतक ऊतक के कोशिकाओं में उन्हें भोजन को जमा करने का या नियंत्रित करने का कार्य नहीं करना होता है, और वो तुरंत विभाजित होते रहते हैं। इसके कारण वो उनमें
रसधानी नहीं होती है। अब देखते हैं अस्थायी उत्तक के बारे में, यानी परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में देखते हैं। यहाँ आप देखें, जहाँ तक हमने विभज्योतक के बारे में देखा था कि ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाओं की विभाजन की क्षमता होती है, इसके जस्ट विपरीत ऐसे उत्तक जिनके कोशिकाओं के विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी रहती है या लगभग समाप्त हो रही होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अस्थायी उत्तक। यानी विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी है और वो किसी विशिष्ट कार्य के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं और उनके वो परमानेंट हो चुके रहते हैं, स्थायी हो चुके रहते हैं। अगला है कि विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन। फिर से देखें कि एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में मैंने इसे डिफरेंशिएशन भी लिख चुका है, इसे भी आप अपने आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्थायी उत्तक दो भागों में विभाजित होता है। अस्थायी उत्तक कितने भागों में विभाजित होता है? दो भागों में विभाजित होता है। एक का नाम सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा का नाम जटिल अस्थायी उत्तक। सरल जैसा कि नाम से ही आ जा रहा है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, और जटिल का क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ये बिल्कुल एक ही तरह से होगा। अगर सरल अस्थायी उत्तक में हर एक कोशिका एक ही जैसे होते हैं, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का बना हुआ होता है, और जटिल अस्थायी उत्तक में उनकी कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। जो आगे मैं इस पे विस्तृत से बात करूंगा। तो पहले शुरू करता हूं सरल अस्थायी उत्तक के बारे में। सरल अस्थायी उत्तक क्या हुआ? वो अस्थायी उत्तक जो एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनी होती है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनी होती है, उन्हें सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। उन्हें सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। और ये सरल अस्थायी उत्तक भी 3 प्रकार के होते हैं। सरल अस्थायी उत्तक भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ये तीनों के में ये विभाजित होता है। तीनों का अलग अलग कार्य है। तीनों में कोशिका कैसे होंगे, ये इसकी विस्तृत जानकारी अब चलिए देखते हैं वो कैसे होता है। शुरू करते हैं पैरेन्काइमा। जैसा कि पहले मैंने बताया कि हम लोग 3 भागों में बांटे थे, तो अब पैरेन्काइमा से स्टार्ट करते हैं। तो पैरेन्काइमा, इनके विशेष जो गुण हैं उन्हें देखते हैं कि कोशिकाएं अनियमित आकार की या गोल हो सकती है, कि इनका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं होता है। किसका? पैरेन्काइमा के कोशिकाओं का। कोशिका भित्ति पतली होती है। इनकी भित्ति जो है वो काफ़ी, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, वो काफ़ी पतली होती है। कोशिका के बीच खाली स्थान रहता है, और कोशिका के बीच में, 2 कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान रहता है, इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है। और वे बंधन से मुक्त रहती हैं और उनके बीच में कोई आपस में बंधन नहीं होता है, ये फ्री रहते हैं बिल्कुल। कोशिकाएं जीवित रहती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? भोजन का भंडारण। पैरेन्काइमा कोशिकाओं का मुख्य कार्य है भोजन का भंडारण। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता हो, पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कहते हैं, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जहाँ ही क्लोरोफिल आ गया तो इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य प्रकाश संश्लेषण का कार्य हो जाएगा। तो वही लिखा है मैंने कि पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्लोरेन्काइमा कहलाता है, और यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और यह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का क्रिया ये करता है। जलीय पौधे, यानी जो वैसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, वाटर प्लांट्स, जलीय पौधे, इनमें हवा की बड़ी बड़ी गुहिकाएं यानी कैविटीज पाए जाते हैं। गुहिकाएं, कैविटीज होता है, यानी कि पैरेन्काइमा कोशिका के बीच में खाली स्थान रहता है और उसमें क्या भरा हुआ रहता है? हवा भरा हुआ रहता है। उसमें भरा हुआ क्या रहता है? हवा भरा हुआ रहता है, और इसे यहाँ एरेन्काइमा कहते हैं। यहाँ इनका क्या नाम पड़ जाता है? एरेन्काइमा। एरेन मतलब एयर,
एयर से ये एरन वर्ड लिया गया है, एरन कायमा कहता है। अगर इस तस्वीर को आप देखें तो मैंने एक बहुत अच्छा तस्वीर तो नहीं, लेकिन मैंने एरन कायमा का एक तस्वीर बना के रखा है, कुछ इस प्रकार का वो नज़र आता है। और आप देखें ये जो काला डॉट दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस। इसके बाद जो बीच में खाली स्थान है उनको क्या, कोशिका के बीच का खाली स्थान यानी इंटरसेल्युलर स्पेस ये कहलाता है। ये हमारा जो है वो कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहलाया। और जो सबसे बड़ा भाग है वो क्या था, रसधानी यानी वैक्यूल्स। यहाँ आप बाहरी परत में देखें, जो आप जानते हैं कि पादप कोशिकाओं में एक अतिरिक्त होती है कोशिका भित्ति, जिसे सेल वॉल भी कहते हैं, वो कोशिका भित्ति ये बाहरी परत जो है यहाँ दिखा है। आप इस तस्वीर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल। अब आते हैं स्क्लेरेन्काइमा पे। स्क्लेरेन्काइमा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु इनका है, यह है मृत कोशिकाओं की बनी हुई होती है। ध्यान रखेंगे इस बात को बिल्कुल, ये मृत कोशिकाओं का बना हुआ होता है। कोशिका भित्ति मोटी होती है एवं लिग्निन का जमाव होता है। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो काफ़ी मोटी होती है और इनमें लिग्निन एक कठोर चीज़ है जो मोटाई प्रदान करता है और मजबूती प्रदान करता है ऊतकों को। पादप के कठोर भाग में पाया जाता है, यानी आप अगर नारियल के छिलका वगैरह को देखेंगे कि वो काफ़ी कठोर होता है, वो सभी स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। और पौधों के यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, यानी आप बहुत आसानी से किसी भी पौधे के किसी भी भाग को बहुत आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, यानी उनको यांत्रिक दृढ़ता वो प्रदान करता है। तो ये मैंने एक तस्वीर बना के रखा हुआ है, इसे स्क्लेरेन्काइमा का आप देख सकते हैं कि इनकी राजधानी जो काफ़ी बड़े स्थानों को प्राप्त करके रखे रहती हैं। कोशिका भित्ति ये भी होता है, मोटे थोड़े तौर पे होते हैं और इनमें लिग्निन डिपॉजिट रहता है, जिसके कारण ये बहुत अच्छे तरीके से कठोरता प्रदान या दृढ़ता प्रदान हमारे कोशिकाओं को देता है। फलस्वरूप ऊतक जो है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो आइए आगे चलते हैं। अब है कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा इंग्लिश में भी मैंने इसे लिख रखा है, आप इसे देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है कि इनकी कोशिकाएं भी जीवित होती हैं। इनकी कोशिका जीवित होती है, जैसा कि आपने देखा कि स्क्लेरेन्काइमा में इनकी कोशिकाएं मृत होती हैं, इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं। और ये कोशिका लंबी एवं कोनों में मोटी होती है, लंबी एवं कोनों पे मोटी होती है और ये पौधे पे लचीलापन लाता है। आप देखे होंगे कि बहुत तेज हवा चलने के दौरान अगर आंधी आ रहा हो, तेज हवा चल रहा है, तो पेड़ पौधे के आप शाखाओं को देखेंगे कि वो हवा के रुख के साथ काफ़ी तेज तरीके से झुकते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। ये जो लचीलापन है ये पौधों में पाया जाता है और ये किसके द्वारा पाया जाता है, कॉलेन्काइमा के कारण पाया जाता है। आप यहाँ तस्वीर में देखें, मैंने कॉलेन्काइमा का भी तस्वीर बनाया है। आप देखें कि ये कोशिका भित्ति तो मोटी होती ही है, लेकिन कोनों पर जहाँ पे भी दो कोशिका आपस में जुड़े हुए हैं वहाँ पे मोटी हो जाती है। रसधानी काफ़ी बड़ा स्थान प्राप्त करता है और हमारा केंद्रक, जिसे मैंने लाल रंग से इंगित कर रखा है, वो रसधानी केंद्रक है, न्यूक्लियस है। इसे आप कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल, रसधानी यानी वैक्यूल, मोटी कोशिका भित्ति होती है। ये हमारे किसका, कॉलेन्काइमा का विशेष गुण है और ये कोनों पर मोटी हो जाया करती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा ही नहीं, उम्मीद भी है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हाँ, इसका पार्ट 2 भी देखना ना भूलें, क्योंकि इस पार्ट 2 में हम लोगों क्या क्या टॉपिक्स पे बात करेंगे, एपिडर्मिस, कॉर्क और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जैसे जाइलम फ्लोएम है, वो अगले वीडियो आपको आप देखें, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया जाएगा और ये बहुत ही रोचक चीज़ है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।